है, लेकिन इसका ताल्लुक यमन से है। यमन अपनी तारीख के एक बदतरीन क्राइसिस से गुजर रहा है। कुछ दिनों पहले की इत्तला तक आपको जियो न्यूज ने भी रिपोर्ट किया कि जो सऊदी लेड कोalition है उन्होंने बमबारी की है यमन के अंदर। अब इसका बैकग्राउंड क्या है? बहुत से लोग सिर्फ इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान का किरदार क्या हो सकता है, क्या पाकिस्तान की हुकूमत किसी स्टेज पे ये फैसला करेगी कि पाकिस्तान की फौजों को या पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसको वहां पर उस कोalition का हिस्सा बनाया जाए और वहां पर जो रेबल्स हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए सऊदिया की सपोर्ट में। लेकिन आपस की बात का ये खासा रहा है कि हम आपको सिर्फ उस सवाल का जवाब नहीं देंगे बल्कि इस पूरे मामले का एक बैकग्राउंड भी देंगे कि बेसिकली यमन के अंदर इंस्टेबिलिटी जो अब तक रही है उसकी वजह क्या है, ये जो बागी हैं ये कौन है, रेबल्स हैं ये कौन है, जो एक हुसी या हुथिया जिनको कहते हैं ये कौन है, या एक्चुअली ये कम्युनिटी है क्या, और इनके ग्रीवेंसेस क्या हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इनके प्रॉब्लम्स क्या रहे हैं। मैं चाहता हूं आज के इस प्रोग्राम में इस पर बड़ी डिटेल में बात हो और ऑब्वियसली प्रोग्राम के आखिर में पाकिस्तान के हवाले से जरूर बात करेंगे कि पाकिस्तान की हुकूमत का अब तक जो मौकफ रहा है वो किस हद तक सस्टेनेबल है और क्या किसी स्टेज पे कोई क्रंच मोमेंट आएगा जहां पर पाकिस्तान को शायद किसी स्टेज पर हमने जो फेवर्स ली थी वो पे बैक का टाइम हो, पाकिस्तान को कुछ फेवर रिटर्न भी करनी पड़े। तो आज के प्रोग्राम में आज इसी हवाले से बात होगी, क्योंकि मैंने शुरू में ही कह दिया नईम साहब ये फॉरेन पॉलिसी इशू है। एक रिपोर्ट है, इट्स अ ब्रीफ बैकग्राउंडर उन हमारे दोस्तों के लिए जो इस इशू को इस तरह फॉलो नहीं कर पाए, या आप रिपोर्ट देख लीजिए। इस रिपोर्ट देखने के बाद हम अपने बुनियादी सवालों को उठाएंगे। यमन में जारी बहरान जिसमें हुसी बागी, साबिक यमनी सदर अब्दुल्ला सालेह, मौजूदा सदर मंसूर हादी समेत अलकायदा, दाइश और ईरान भी शामिल हैं, इस पर दुनिया की नजरें लगी हुई हैं और सऊदी सरबराही में कायम फौजी इत्तेहाद की बमबारी के बावजूद भी हुसी बागियों की पेशकदमी बढ़ रही है। 2011 में यमनी सदर अली अब्दुल्ला सालेह की 33 बरस पर मुहीत आमिराना हुकूमत का खात्मा हुआ तो उम्मीद थी कि नए सदर मंसूर हादी मुल्क में अमन व अमान ला सकेंगे, लेकिन जमहूरी हुकूमत कायम करने के इनके कई वादे महज वादे ही रहे, जिसके बाद हुसी बागियों की पेशकदमी दारुल हुकूमत सना की तरफ हो गई। इस मौके पर साबिक सदर अली अब्दुल्ला सालेह ने भी हुसियों के साथ हाथ मिला लिया और अब हुसी और साबिक सदर मिलकर मंसूर हादी की हुकूमत का खात्मा कर रहे हैं। सितंबर 2014 में दारुल हुकूमत सना पर कब्जा और फिर जनवरी 2015 में सदारती महल पर हमला कर दिया गया और 22 जनवरी को यमनी सदर मंसूर हादी मुस्ताफी हो गए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो जनूबी शहर इदन फरार हो गए और वहां जाकर अपनी हुकूमत कायम कर ली। दूसरी तरफ यमन, जो कि पहले ही अलकायदा का गढ़ समझा जाता था और जहां पर अमेरिका का ड्रोन प्रोग्राम भी जारी था, वहां पर अब दाइश की शक्ल में एक नए खिलाड़ी की आमद भी हो चुकी है। अगरचे यमनी सदर मंसूर हादी सऊदी अरब चले गए हैं और उन्होंने सऊदी हुकूमत से अपने इक्तदार को बचाने के लिए दरख्वास्त की है, लेकिन हुसी बागियों की पेशकदमी बढ़ती जा रही है और सऊदी अरब, जिसके ख्याल में हुसी बागियों को ईरान की भरपूर इमदाद हासिल है, उसने अपनी सरबराही में कायम एक फौजी इत्तेहाद के जरिए यमन पर बमबारी का सिलसिला शुरू कर दिया है और पाकिस्तान समेत अमेरिका को भी अपनी मदद के लिए कह रहा है। रिपोर्ट आपने देखी, अब बात हो जाए नजम साहब स्ट्रेट अवे। मेरे ख्याल में वक्त जाए किए बगैर रिपोर्ट में थोड़ा सा बैकग्राउंड तो हमने बताने की कोशिश की है कि अब तक क्या हुआ है, लेकिन जो मेरे ख्याल में एलिमेंट्री सवाल है, बुनियादी सवाल यहाँ पर लिखे आ जाता है कि ये जो हुसी कम्युनिटी, ये जो एक ग्रुप है वहां पर रेबल्स का, जिसको कहा जाता है कि इसको ईरान की हुकूमत सपोर्ट कर रही है, या ये जो हुथीज हैं, ये बेसिकली है कौन लोग, एग्जिस्ट कब से कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? देखिए, हुसीज ये नया नाम है। नॉर्थ यमन में एक इलाका है जिसका बॉर्डर सऊदी अरेबिया से मिलता है। वहाँ कबायली लोग हैं जिनका ताल्लुक, जो अपने आप को कहते हैं कि हम जैदीज हैं, और जैदीज को वो एक ब्रांच ऑफ शियाइज्म, उसकी आइडेंटिटी उनकी, कोई 1000 साल से वो वहाँ रह रहे हैं और उनकी यही आइडेंटिटी है कि वो एक किस्म के शिया हैं, एक किस्म के, कट्टर शिया नहीं है जैसे बाकी शिया होते हैं, मगर एक ब्रांच ऑफ शिया, जैसे बातिस भी एक ब्रांच ऑफ शिया और भी बड़े ब्रांचेस, और कभी भी कोई मसला नहीं बना। मसला बना 1990s में, जबकि सऊदी अरेबिया ने की तरफ से कुछ इस्लाम, अलवी शिया है ना, अलवी शिया है, अलवी शिया,
तो सऊदी अरेबिया की तरफ से सपोर्ट हुआ वहाबियों को और सलाफियों को, और उन्होंने वहाँ इनरोड्स इनके इलाके में बनाए 90s में, और वहाँ को कोशिश की कि इनको कन्वर्ट किया जाए और वहाँ कोई बेस बनाया जाए एक सुन्नी हार्डलाइन इस्लाम का। तो ये बड़े परेशान हो गए, इन्होंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ये तो हमारी एक 1000 साल से एक तंजीम है, एक तरीका है, और ये आके यहाँ एक और ब्रांड ऑफ इस्लाम यहाँ आ रहा है। तो उसके रिस्पांस में इन्होंने एक दो सियासी जमातें बनाई, पहले एक बनाई फिर दूसरी बनाई, कि इसको अपने आप को एक सियासी प्लेटफॉर्म दिया जाए और इसको रिलीजियस स्ट्रगल ना किया जाए, इसको एक लिबरल किस्म की पॉलिटिकल डिमांड्स के लिए, अपने इलाके के डिमांड्स के लिए एक बनाया जाए, जिसका उस वक्त इन्होंने नाम रखा था, क्या नाम रखा था इनका, मेरा ख्याल है शबाबुल मोमिनीन। और तो उस वक्त तक तो उस वक्त ये अंसारुल अल्लाह नहीं बने थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अपने डिमांड्स, रीजनल डिमांड्स पेश करने शुरू किए। उसके दौरान इनकी बॉर्डर टेंशन सऊदी अरेबिया के साथ भी हुई, और वो जाके बाद में वो बॉर्डर के ऊपर सऊदीज ने बॉम्बिंग भी की, मगर वो 2000 की दिहाई में था। 90s की दिहाई में इन्होंने कोई एग्रेसिव पोस्चरिंग नहीं की। 90s के अंदर साउथ और नॉर्थ यमन की यूनिफिकेशन होगी। पहले ये दो मुख्तलिफ रियासतें थी, जो नॉर्थ की रियासत थी वो रॉयलिस्ट थे, जो साउथ की रियासत थी वो कम्युनिस्ट बैक्ड थे वो। और अदन जो था वो 1967 तक, जो बॉर्डर जो कि समुंदर के ऊपर है, वो ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट था, वो ब्रिटिश के अंदर था। उसके बाद खैर वो ट्रांसफर हो गया टू साउथ कोरिया, जो कि साउथ यमन जो कि एक कम्युनिस्ट रियासत थी। तो एक को यूएसएसआर बैक कर रहा था, दूसरे को अमेरिकन बैक कर रहे थे या ब्रिटिश बैक कर रहे थे। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद यूनिफिकेशन होगी, मगर यूनिफिकेशन के बाद एकदम प्रॉब्लम शुरू हो गए। प्रॉब्लम ये हुए कि जी रीजनल ऑटोनॉमी क्या होगी, क्योंकि नॉर्थ साउथ का प्रॉब्लम था, तो रीजनल ऑटोनॉमी क्या होगी। उसके अंदर प्रॉब्लम बना इनका, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्थ में थे और इनको ये अपनी रीजनल ऑटोनॉमी मांग रहे थे, और ये कह रहे थे कि हमें हमारे साथ बैठ के डायलॉग किया जाए, सेंटर हमारे साथ बैठ के डायलॉग करे कि हमारा क्या हिस्सा होगा नई रियासत के अंदर। तो उस वक्त जो प्राइम प्रेसिडेंट थे साले थे, ये 33 साल से वहाँ प्रेसिडेंट रहे हैं। पहले अलग थे, फिर उसके बाद यूनिफाइड यमन के प्रेसिडेंट रहे, और ये लिबरल, सेक्युलर और डिक्टेटर, और इनकी सपोर्ट थी फ्रॉम द अमेरिकन्स एंड द ब्रिटिश। ठीक, और बड़े खुश थे कि कम्युनिज्म खत्म कर दी और हमने एक यूनिफाई कर दिया और ये अमेरिका का एक आउटपोस्ट बन गया है। मतलब क्लासिक एग्जांपल है, जिस तरह जैसे सऊदी अरेबिया था वैसे भी उन्होंने इसको भी बना लिया। अब आइए आगे कि जब ये हुआ तो साले ने इनको दो लगाई, उन्होंने कहा चुप करके बैठो। डिक्टेटर था, ये अपने ऑटोनॉमी की डिमांड्स मांग रहे थे। वो खुद ही वाज अ शियाइट। नहीं, ही वाज नॉट, वो भी कुछ ड्यूबियस है, वो क्या है क्या नॉट क्लियर। नहीं, वो भी क्लियर नहीं है। आज मैं पढ़ रहा था कहीं कि वो भी बेसिकली वो सेक्युलर किस्म का शख्स है, और वो ओरिजिन्स तो जो चाहे ट्रेस कर ले, मगर हो सकता है किसी जगह पे उसका भी कोई लिंक बनता हो। मगर काफी कॉन्ट्रडिक्शन रहा साले का और इनका। इन्होंने फिर ये नई पार्टी बनाई, अंसारुल अल्लाह। और ये जो ट्राइब्स थी जैदीज की, जो कि हूथी, वो एक साहब थे हसन या हुसैन अल हुसी, वो जो थे वो इनके लीडर बने। वो उस जो लड़ाई झगड़ा जब शुरू हुआ तो उसमें वो मारे गए, तो इन्होंने फिर साले के खिलाफ एक महाज बना लिया, और ये जो फैमिली थी हुतीज की, इन्होंने फिर इसकी लीडरशिप, इस मूवमेंट की लीडरशिप इख्तियार कर ली। तो इस तरीके से ये हुथीज जो थे, जो जैदीज थे, पहले वो एक पार्टी बने, फिर अपनी प्रोटेक्शन के लिए, फिर जब लड़ाई झगड़े शुरू हुए, बंदा मारे गए, फिर उसके बाद एक फैमिली की नाम ले लिया, तो अब इनको उस फैमिली के नाम से पुकारा जाता है। मतलब ये सब रिप्रेशन के खिलाफ हुआ। ये रिप्रेशन की हुई बिकॉज ये अपनी ऑटोनॉमी मांग रहे थे। साले ने इनको ऑटोनॉमी नहीं दी, लड़ाई झगड़े हो गए, और उस लड़ाई के अंदर साले ने अपनी मिलिट्री इनके ऊपर लगा दी, और वो बंदे मारे गए इनके, और उसके साथ फिर एक मूवमेंट बन गया वहाँ। अच्छा, ये एक अब यहाँ सवाल ये आ जाता है कि इससे पहले कि वहां पर कौन किस से लड़ रहा है, ये तो थोड़ा सा आपने ब्रीफली तो बता ही दिया हमें। ये अली अब्दुल्ला साले को ओवरथ्रो ये क्या हुआ, किस चीज ने अफेक्ट किया? देखिए, ये अरब स्प्रिंग जब हुआ ना 2011 में, सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम बना बिटवीन दीज हुथीज एंड साले। 2003 में
या 2004 में अमेरिकनों ने इराक में इंटरवेंशन कर दी। अब ये इन्होंने एकदम, क्योंकि झगड़ा चल रहा था साले के साथ, तो इन्होंने साले को अमेरिकन एजेंट करार दे के और कहा कि ये अमेरिका का पिट्ठू है, और वो एक एंटी अमेरिकन स्लोगन कॉइन कर लिया ताकि और भी लोग इनको ज्वाइन कर लें, बिकॉज अमेरिका के खिलाफ नफरत बड़ी पैदा हो रही थी, इराक के अंदर इंटरवेंशन हो गई थी, और तो इसलिए वो एक और पॉलिटिकल डायमेंशन इनके अंदर आ गई, अमेरिका इनके खिलाफ हो गया कि यार ये तो एंटी अमेरिकन हो गए। तो आगे जाके 2011 जब अरब स्प्रिंग हुआ तो पहले ट्यूनीसिया, फिर इजिप्ट, फिर लीबिया, वहां भी आप देखें इजिप्ट में सेकुलर डिक्टेटरशिप थी, लिबरल सेकुलर डिक्टेटरशिप थी। जब वो खत्म हुई तो अमेरिकनों ने चुप करके, अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा था, अमेरिकन चुप करके बैठे रहे और कुछ नहीं किया, और एक इस्लामिक मूवमेंट बन गया, एक खला पैदा हुई, उसके अंदर एक इस्लामिक मूवमेंट पैदा हो गया। वो और बात है कि जब अमेरिका ने देखा कि ये इस्लामिक मूवमेंट जो है मुर्सी का, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है ब्रदरहुड का, तो उन्होंने वो मिलिट्री coup करा दिया और सिसी को बैठा दिया वहाँ। इसी तरीके के साथ सीरिया के अंदर उनका ये कोशिश थी कि सीरिया में भी अब अरब स्प्रिंग का तीली लगाई जाए, क्योंकि सीरिया के खिलाफ इसराइल और अमेरिका खिलाफ था, इजिप्ट तो इनका एलाई था, वहां तो ये हुआ, वहां तो मजबूरी थी। यहां इन्होंने कहा कि इसी मौके को इस्तेमाल करते हुए वहां भी तीली लगा दी जाए। वहां असद के खिलाफ जब तीली लगाई तो वो भी यहाँ, उसका भी असर यहाँ पड़ा। तो ये जो मूवमेंट था ये बिल्कुल एक साले के खिलाफ यमन के अंदर भी एक मूवमेंट पैदा हो गया। ओके। अच्छा, जिसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स और वो भी आ गए, और साले की हो गई छुट्टी 2012 में, साले भाग गया, और साले का जो डिप्टी था ये भी अमेरिका ने तब्दीली लाई, और साले को निकाला और उसका डिप्टी था मंसूर हादी, उसको अटैच कर दिया। और अमेरिका ये कहता था कि ये मॉडल केस है हमारा, कि तब्दीली भी आई और हमारे हक में आई और हमने उसको मनूवर कर लिया, और हमने अपना एक प्लाइंट बंदा वहां बैठा दिया। अच्छा, उसके बाद जो नेगोशिएशन शुरू हुए, वही नेगोशिएशन जो पहले साले के साथ हो रहे थे मुख्तलिफ ग्रुप्स के, तो यहाँ फैसला हुआ कि 6 रीजन्स बनेंगे यमन के अंदर, मगर हुसी ने कहा नहीं ये तो ठीक नहीं है, 6 जब बनेंगे तो फिर हमारा पावर कम हो जाएगा। वो चाहते थे कम रीजन्स बने, इनका रीजन बड़ा बने, तो इनको झगड़ा फिर मंसूर के साथ, हादी के साथ हो गया। ओके। और उस वक्त फिर इन्होंने के हादी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, और उस वक्त ईरान ने देखा कि यार ये तो बड़ी एक अच्छा है, क्योंकि हादी सपोर्टेड बाय द अमेरिकन्स, तो उन्होंने ईरानियंस ने इनको इन्फ्लुएंस करना शुरू। मतलब ये उस सवाल को अगर हम रिलेट करें कि ये उस वक्त किस स्टेज पर ये आउट ऑफ कंट्रोल हुई सिचुएशन, ये जिसको जो आज हम देख रहे हैं, 2012 से लेके जंग चलती रही, 2014 में आके सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि ये जो हुथी रेबल्स थे, इसके साथ एक नया डायमेंशन खुल गया। अच्छा, वो जो साले साहब थे जिनको आउस्ट किया गया था, जिनके साथ पहले इनका झगड़ा था, जिनको आउस्ट करने पर हुथीस बड़े खुश हुए, बड़े खुश थे, और इनका बहुत बड़ा रोल था उसमें। वो उठ के उन्होंने एक जाके समझौता कर लिया हुथीस के साथ, और कहा कि हमारी जो यमन की जो फौज है उसमें मेरे बड़े प्रो लोग हैं, तो मैं उसको तोड़ देता हूं और वो आपके साथ ज्वाइन कर लेते हैं और मुझे भी आप साथ लेके चले। और वो उठ के सना चला गया, जो कि कैपिटल है यमन का, और वहां जाके हुथी फोर्सेस को उसने ज्वाइन कर लिया, और यमन की जो फौज थी उसकी वो रिवोल्ट हो गई, उसके अंदर मुख्तलिफ ग्रुप टूट के और उधर अक्रॉस चले गए, साले के साथ चले गए और जाके हुथी उसको ज्वाइन कर लिया। तो उनका फिर पल्ला भारी हो गया, हादी का पल्ला कमजोर हो पड़ गया। 2014 में वो पहुंच गए सना, और हादी वहां से भागा जनवरी में, आके इधर में आके बैठ गया। वो बिल्कुल कोने पे है साउथ के, और ये सना जो है सेंटर में है ऑफ यमन। तो उसके बाद उन्होंने सना को लेने के बाद उन्होंने फिर एडवांस शुरू किया टूवर्ड्स एदन। अब जब ये हुआ तो सऊदी अरेबिया और अमेरिका और ये सब परेशान हो गए कि अब ये क्या हो गया, और ये इस साल हुआ 2015 में उन्होंने बिल्कुल आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जब उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया विद एलिमेंट्स ऑफ द ओल्ड आर्मी, साले सपोर्टर्स, ट्राइब्स जो साले के साथ थी, ट्राइबल सोसाइटी है सारी, और ये हुथी फोर्स, हुथी इटसेल्फ, इनकी फोर्स, तो ये इन्होंने अब थ्रेटन किया कि हम अदन को ले लेते। जब वो ये हुआ तो हादी उधर से भागा। ये अभी पिछले दिनों की बात है, 2 हफ्ते पहले हादी वहां से भागा, उसे नजर आ गया कि ये दरवाजे पे आ गए हम और ये भी गिर जाएगा, तो वहां से वो उठ के भाग के वो सऊदी अरेबिया चले गए, और उन्होंने जाके वहां कहा कि बचाओ 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 बचाओ। सऊदी अरेबिया पहले से ही परेशान हो रहा था कि ये क्या हो रहा है, ईरानियन इन्फ्लुएंस, बिकॉज इनकी फोर्सेस को जो एड मिल रही थी वो ईरान से मिल रही थी, को ईरान से मिल रही थी। सऊदी बिलीव करते हैं नहीं, और मिल भी रही है, वो और बात है कि सऊदीज को अमेरिका से मिल रही है, और साले को पहले और उसके बाद हादी को
अमेरिका से मिल रही थी, यूके से मिल रही थी। तो ये सिचुएशन बनी जिसकी वजह से अब सऊदीज ने इसको एक पेंट कर दिया है सारी जंग को कि ये शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है और ये ईरान और सऊदी अरेबिया की कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है। अब उनका ये कहना है कि अगर ये अदन जो है ये गिर जाता है और यहाँ आके साले और हुथीज बैठ जाते हैं और वो कहते हैं विद ईरानियन मनी एंड सपोर्ट, तो 20,000 जहाज हर साल इस अदन से होके वो तो स्ट्रेट है वहां से गुजरते हैं। नक्शे पे आप दिखा सकते हैं। और ये बहुत ही बड़ा इसका ऑयल प्राइसेस और ऑयल सप्लाईज के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। तो एक तो ये, दूसरा ये कि यहाँ सऊदीज जो पहले से वो सपोर्ट कर रहे थे वहाबीज को और सलाफिज को, मगर उसके अलावा 2 और फोर्सेस वहाँ डेवलप कर गई। और ये हमेशा हर जगह जहाँ सऊदीज ने वहाबीज को और सलाफिज को सपोर्ट किया है वो एक्चुअली वो खत्म हो गए और वहाँ IS बन गई है या अलकायदा बन गई। वो वर्स्ट फॉर्म है, वर्स्ट फॉर्म वो चलता वहां से सिलसिला सऊदी सपोर्ट से, वहां से फिर ये या अलकायदा बन जाते हैं और या ये बन जाते हैं IS। अब यमन के अंदर अलकायदा एलिमेंट्स भी हैं और IS के एलिमेंट्स भी हैं, हुसीज भी हैं, ऊपर से लिबरल फोर्सेस भी हैं, कम्युनिस्ट पुराने जमाने की कम्युनिस्ट फोर्सेस भी हैं जिनकी हमदर्दियां थी एक जमाने में, और फिर प्रो अमेरिकन प्रो सऊदी फोर्सेस जो कि अब वहां से भाग रही हैं। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन वहां बन गई है जिसके अंदर सऊदी अरेबिया ने यह फैसला किया है, क्योंकि वो कहते हैं कि उनकी ईस्टर्न बेल्ट जो सऊदी अरेबिया की है जहां सारा तेल है वो वहां शिया पॉपुलेशन है। सऊदीज ये डरते हैं कि ये ना हो कि ये जो यमन अगर इनके हाथ चला गया, क्योंकि ये फिर वो लिबरल डेमोक्रेटिक रेजीम तो ना बनाया, हो सकता है ये प्रो ईरान एक रेजीम बना लें जैसी भी हो, और उसके साथ फिर इधर ईरान और इधर यमन बिल्कुल हमेशा हिस्टोरिकली सऊदीज हैव बीन वेरी वरीड अबाउट यमन। हमेशा छोटे मोटे रिबेलियंस होते रहते थे। 2010 में ये हुथीज के ऊपर सऊदी जहाज़ों ने बमबारी भी की थी, वो वहां गड़बड़ होती रहती थी बॉर्डर के ऊपर, तो उन्होंने बमबारी भी वहां की हुई। तो सऊदीज बड़े शक की निगाह से ये सब कुछ देखें बिकॉज़ इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, और ऊपर से अब अमेरिका के लिए और सऊदीज के लिए सबके लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। तो सऊदीज को ये डर है कि ये एक ईरान का सुन्नी आउटपोस्ट ना बन जाए वहां। सऊदीज को पहले ही अपसेट थे, नाराज थे विद अमेरिका ओवर 2 or 3 इश्यूज, ऊपर से ये एक सिचुएशन हो गई और इन्होंने जब अमेरिका को कहा कि हमारी हेल्प करें, अमेरिका कतराता है। अब उन्होंने देखा है जहां भी उन्होंने इंटरवेंशन की है किसी किस्म की तो वो रिबाउंड की है, तो अमेरिका ने हाथ नहीं बटाया। उन्होंने कहा हम इंटेलिजेंस देंगे आपको, लॉजिस्टिक्स देंगे, मगर आप अपना कोई तैयारी करें। तो अब सऊदी अरेबिया ने गल्फ किंगडम्स को इकट्ठा किया और पाकिस्तान को कह रहे हैं कि हमारी दिफा लॉन्ग टर्म दिफा, इनको रोकना है, इनको इक्तदार में नहीं आने देना इस ग्रो को, क्योंकि ये ईरान बैक्ड शिया बैक्ड ग्रो है, अगर ये आ गया तो सबका नुकसान हो जाए। अच्छा, अब इसमें बहुत से सवाल हैं। ये एक बैकग्राउंडर था जो कि हमने कोशिश की कि आपको दें कि वहां पर कौन किससे लड़ रहा है और एक्चुअल सिचुएशन क्या है, वहां पर कौन जो इनफैक्ट जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन है। यमन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का, यानी कि उसकी अहमियत कितनी ज्यादा है कि अगर उस यमन को लूज करता है किसी हिसाब से, वहां पर ये रेबल ग्रुप जो है पावर में आता है, तो क्या फर्क पड़ सकता है, मसला क्या होगा इकोनॉमिकली किस हद तक, खासतौर पर तेल की तरसील के हवाले से क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो बताएं। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस सारे मामले के अंदर अब ईरान की पोजीशन क्या है, अमेरिका की एक्चुअल पोजीशन इस वक्त क्या है, क्योंकि अभी ब्रीफली तो नजम साहब ने बता दिया कि शायद वो कतराएगा, तो कतराने की वजह क्या है, इस पर भी बात करेंगे हम ब्रेक के बाद, और पाकिस्तान का रोल तो डेफिनेटली डिस्कस होगा, वहां साथ रहेगा। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। यमन के हवाले से सूरत हाल जो है इस वक्त और सऊदीया के हवाले से उस पर बात हो रही है। जैसे मैंने पहले कहा, फॉरेन पॉलिसी का इशू है, पाकिस्तान का भी ताल्लुक इससे एक तरह से बन रहा है, लेकिन पहले जरा इसका बैकग्राउंडर जानना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है। नईम साहब, जो अब तक हमने डिस्कशन की है, क्या हम इसे कह सकते हैं क्लासिक ये प्रॉब्लम है, जैसे शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है, इसको, या ये एक्चुअली उस तरह है या सिर्फ इसको रंग दिया जा रहा है? वो नहीं, मैं ये बड़ा वाजे करना चाहता हूँ कि ये शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट यमन में नहीं है। नहीं है। सुन्नी मेजॉरिटी है वहाँ, शिया मिनॉरिटी है, और वहाँ सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। वहाँ एक रीजनल इशू था जहाँ एक पॉकेट थी ये जैदीज की, जो कि अपने आप को एक किस्म के शिया कहलाते हैं अलावी, मगर ये शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट हुई थी ओवर रीजनल ऑटोनॉमी एंड लोकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन विद इन यूनिफाइड यमन। अब उसके अंदर ये प्रॉब्लम हुई
और वो प्रॉब्लम दोनों जो वहां के प्रेसिडेंट्स थे, पहले साले साहब और अब हादी साहब, ये हल नहीं कर पाए। फिर अरब स्प्रिंग हो गया जिसकी वजह से छुट्टी हो गई दोनों की, और एक की पहले छुट्टी हुई, और ये अब दूसरी फोर्सेस मिलके जो कि नाराज थी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो थी वहां, उसको और ये एडवांस कर रहा है। मतलब एहसास महरूमी की वजह से ये हुआ बिल्कुल एहसास महरूमी और सियासी एहसास महरूमी की वजह से ये सब कुछ हुआ। ओके। अब इसको एक रंग दिया जा रहा है एज ए शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट। वजह इसलिए क्योंकि इनकी जो असिस्टेंस मिली है, इनको जो बैकिंग मिली है, एक को मिली है फ्रॉम ईरान और दूसरे को मिली है क्योंकि ईरान हमेशा वो जहां भी थोड़ी बहुत शिया की कोई प्रॉब्लम बनती है, ईरान, खा वो लेबनान हो, खा वो सीरिया हो, खा वो इराक हो, और अब यहाँ भी ईरान ने तो अपना चाल चलनी है, बिकॉज उसको वो सऊदी अरेबिया के साथ और ये गल्फडम्स के साथ बहुत बड़ा उनका कॉन्फ्रंटेशन है, और वो है ही। और अभी ईरान जो है अमेरिका के साथ एक मुआहदा करने जा रहा है और न्यूक्लियर इश्यूज और अपनी इंटरनेशनल आइसोलेशन को खत्म करने जा रहा है, और ऊपर से ये जो सारे ममालिक हैं ये कह रहे हैं कि नहीं, ये मुआहदा नहीं होना चाहिए, ईरान को बमबारी करें, इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह करें, ईरानियन रेजीम को खत्म करें, और काफी अरसे से ये अमेरिका के ऊपर और यूरोप के ऊपर बड़ा प्रेशर है फ्रॉम द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, वो बात नहीं मान रहे। तो ईरान अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी उसने ये सारा कुछ किया। अब अर्ज ये है कि ये बिल्कुल शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मगर इसको बनाया जा रहा है एज अ शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, ताकि क्योंकि ये जो सारे ममालिक हैं जो कि इकट्ठे हो गए हैं, दे आर ऑल, मोस्ट ऑफ देम आर ऑल सुन्नी मेजॉरिटी कंट्रीज, एंड दे आर ट्राइंग टू स्टॉप दिस फ्रॉम हैपनिंग। बट द रियल रीजन फॉर दिस इज नॉट दैट दे आर शियास, बट दैट दे आर सपोर्टेड बाय ईरान। एंड ईरान का ये रियल इश्यू है बिटवीन सऊदी ईरान एंड द गल्फ स्टेट्स। अच्छा नदीम साहब, अब यहाँ थोड़ा सा ईरान का सिर्फ सऊदी अरेबिया के साथ नहीं है, ईरान का तो वेस्टर्न ममालिक के साथ भी है, वो एक इशू रहा है। अच्छा, यहाँ पर आ जाता है बड़ा की, क्योंकि बहुत से लोगों ने सवाल भी किया है, आ जाता है की रोल आ जाता है वाशिंगटन का, यानी कि ऑफ कोर्स अमेरिका का। यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि नहीं, अमेरिका क्या इस मामले के ऊपर, यमन की सूरत हाल के हवाले से, क्या सऊदी अरेबिया के साथ है, एक कोalition का इन अ वे हिस्सा है, नहीं है, सपोर्ट है या नहीं है, या ईरान अपने ऑप्शंस वे कर रहा है कि मुझे ईरान को भी देखना है, मैं उनसे एक डील हम फोर्ज कर रहे हैं, वजह क्या है? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। सबसे पहली बात तो ये है कि अमेरिका की मिडिल ईस्ट पॉलिसी फेल हो चुकी है, बिकॉज इजिप्ट के अंदर उन्होंने अपने पिट्ठू को ना सपोर्ट किया, और उसके बाद जब वो ओवरथ्रो हो गए और ओवरथ्रो होने के बाद वहाँ एक मुस्लिम ब्रदरहुड पावर में आ गई, फिर उन्हें फिर रिवर्स करना पड़ा, गेयर रिवर्स करके, और एक मिलिट्री कू करवाना पड़ा। ठीक है, अब सऊदी अरेबिया, आपको पता है सऊदी अरेबिया ने इजिप्ट की गवर्नमेंट, जो इस वक्त मिलिट्री गवर्नमेंट है, उसको कितने पैसे दिए? $4 अरब अभी प्लेज किए शर्म अल शेख में जाके, जहाँ ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी। $4 अरब सऊदी अरेबिया ने इजिप्ट को प्लेज किए, $4 अरब गल्फ के किंगडम्स ने प्लेज किए, और $4 अरब कुवैत वगैरह ने प्लेज किए, $12 बिलियन उन्होंने दिए। और फिर भी इजिप्ट ने ये कहा कि हम ग्राउंड ट्रूप्स नहीं देंगे आपको, हम एरियल सपोर्ट देंगे, एरियल सपोर्ट आपको दे सकते हैं, कॉरिडोर दे दें, सपोर्ट दें, ये देर अभी उन्होंने कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं की है। सऊदी अरेबिया नाराज है अमेरिका के साथ। सऊदी अरेबिया की नाराजगी का 2-3 पॉइंट्स अमेरिका से। एक तो ये, वो कहते हैं कि आपने जो हुस्नी मुबारक को लेट डाउन कर दिया, जहां के आपको असद को उड़ाना चाहिए था, आपने अलाउ कर दिया, हुस्नी मुबारक उड़ गया। आपने असद को उड़ाया नहीं, जब 2013 में वहां कुछ पता चला कि कोई केमिकल वेपन्स हैं, ये है, आपको हमने बेग किया कि बमबारी करें, असद को उड़ा दें, डायरेक्ट इंटरवेंशन करें, आपने नहीं किया। आपने इनडायरेक्टली हेल्प करने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो नहीं, वो गिर सका, आ रहा, वो मजबूत हो गया। अब ईरान कूद गया और उसको सपोर्ट कर रहा है। आपने हमारी बात उस वक्त भी नहीं मानी, और अब ये आप ईरान के साथ मुआहदा करने जा रहे हैं न्यूक्लियर का, इसके साथ तो हम बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और ये इमरान की, आपकी शिकस्त होगी, इमरान की जीत होगी, ईरान की, तो ये ईरान की, तो आप ये क्या कर रहे हैं? ये तो सऊदी अरेबिया नाराज है। अब सऊदी अरेबिया ने ये कोalition खुद बनाई है, मगर जाहिर है विदाउट अमेरिकन लॉजिस्टिकल सपोर्ट तो ये आगे नहीं बढ़ सकता, बिकॉज इंटेलिजेंस नहीं है इनके पास, लॉजिस्टिक्स नहीं है। तो इन्होंने ये सारा कुछ अनाउंस भी वाशिंगटन में जाके किया, वहां एक लॉजिस्टिक सेल बना ली ओबामा ने, जो कि जिसका काम यह है कि इनके जहाज को इंटेलिजेंस दे, ये जो सारी बम्बार्डमेंट हो रही है। अमेरिका बिल्कुल इंटरवेंशन वहां नहीं करना चाहता यमन के अंदर। वो कहता है आगे जहां जहां की है वहां गड़बड़ हुई है, और जो हम मॉडल स्टेट समझ रहे थे वो भी बिल्कुल उड़ गई है यमन। तो इसलिए सऊदीज ये भी नाराज हैं, वो कह रहे थे कि हमारी हेल्प करें, तो अब उन्होंने कहा हम खुद करते हैं। अब उस सिलसिले में अमेरिका का क्या प्रॉब्लम?
अमेरिका का प्रॉब्लम बड़ी दिलचस्प बात है, उनकी सारी फॉरेन पॉलिसी मिडिल ईस्ट में छक्का लग गया उसको, कंफ्यूज्ड, टोटली कंफ्यूज्ड, कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं है, दिन डे टू डे वहां वो एडजस्टमेंट्स हो रही हैं। इराक में देखे क्या हो रहा है, इराक में अमेरिका एक शियाइट गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट IS एंड अलकायदा, और तिक्रित के अंदर जहां से वो एडवांस कर रहे थे बगदाद, तो ये ईरानियन सपोर्टेड शियाइट गवर्नमेंट इराक को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है बाय बॉम्बिंग दी IS एंड अलकायदा। तो सऊदी अरेबिया वैसे ही परेशान है कि यार ये क्या, मगर अमेरिका को IS से ज्यादा डर है और उन्हें शियाइट से इतना डर नहीं है। आप समझ रहे हैं के साथ तो शायद किसी स्टेज पर वो जाके, मतलब है कि उन्हें पता है कि ये उस किस्म की रेडिकलिज्म नहीं है जो कि IS की है और अलकायदा वो तो बुचरी है ना। अच्छा, तो अमेरिका वहां तो ईरान के साथ खड़ा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर ईरान के साथ मुआहदा कर रहा है। सीरिया के अंदर सीरियन रजीम को ईरान सपोर्ट करता है, और सीरियन रजीम को इस वक्त बचाया हुआ है अमेरिका ने, बिकॉज अमेरिका सीरियन फ्री आर्मी को हथियार भी दे रहा है और पैसे भी दे रहा है ताकि IS और अलकायदा वहां ना वो दजियां उड़ा। So they are actually confused. तो अमेरिका इज टोटली कंफ्यूज्ड कि हम करें क्या। उधर वो एक डिक्टेटरशिप, सीसी की डिक्टेटरशिप को सपोर्ट कर रहा है, उधर वो लिबिया के अंदर एक कंफ्यूजन फैली हुई है, वहां किसी को समझ नहीं आ रही क्या करना क्या नहीं करना। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर इस वक्त अमेरिका से नाराज है। हाँ, नाराज है, बिल्कुल नाराज है। ब्रेक का वक्त है जी। अभी तक ये थोड़ी बात हमने इस हवाले से क्लियर की है कि सऊदी अरेबिया के डिफरेंसेस क्या है, क्योंकि अभी तक जो इतलात है ये कि जो अभी इस कोलिशन ने बॉम्बिंग की है यमन के अंदर, उसकी फाइन डिटेल्स अमेरिका को आखिर तक नहीं दी गई थी अमेरिका से नाराजगी की वजह से। अब ब्रेक के बाद जब बात करेंगे तो इसकी फर्दर डिटेल्स और फिर ऑफ कोर्स पाकिस्तान का क्या रोल बनता है, पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंज होगा। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नैन साहब, अब प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, सवाल 2-3 है मेरे ज़हन में, फिर पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। एक बात, ये जो कोलिशन सऊदी अरेबिया की लीडरशिप में बनी हुई है इस वक्त गल्फ डम्स की, वहां पर अब उन्होंने बमबारी शुरू कर दी है, कोशिश कर रहे हैं कि हूथीज कैप्चर ना करें दिन को। चांसेस क्या है सक्सेस के, किस हद तक कामयाब होंगे? और चलिए मैं दूसरा सवाल रिलेट कर देता हूँ कि अगर ये कामयाब हो जाते हैं हूथीज को डिफीट करने में और वो हार जाते हैं, नहीं कैप्चर कर पाते, ओवर पावर कर जाते हैं सऊदीज, तो बेनिफिट कौन करेगा, महज सऊदी अरेबिया या आपको और भी? नहीं, बात यह है कि कहीं भी सिर्फ एयर पावर के साथ विदाउट ग्राउंड ट्रूप्स कामयाबी नहीं होती। एयर पावर इस्तेमाल किया जाता है टू सॉफन अप, फिर ग्राउंड ट्रूप्स फेंके जाते हैं टू इरोड एंड खत्म करो फायर। दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेटजी। अफगानिस्तान में भी पहले एयर स्ट्राइक्स हुई थी अमेरिका की, फिर ग्राउंड ट्रूप्स, बूट्स हमेशा बाद में आते हैं, पहले सॉफ्टनिंग होती है। ये सॉफ्टनिंग कर रहे हैं, क्या ये बूट्स ऑन ग्राउंड डालेंगे? नहीं। उसकी वजह यह है कि बूट्स ऑन ग्राउंड जिस दिन कोई डाल देता है ना, फिर एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं होती, फिर उनको वहां से कैसे निकाला जाए, क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड या तो आप बिल्कुल खत्म कर दें और ऐसा कर दें कि एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर भी खड़ा कर दें, आप खत्म भी कर दें तो ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर खड़े नहीं होते हैं, और जैसे ही आप बूट्स को विड्रॉ करते हैं तो फिर मामला शुरू हो जाता है। इसीलिए जिसने भी बूट्स ऑन ग्राउंड दिए, अमेरिका इराक में गया वापस, अफगानिस्तान में रूस गया वापस, ठीक, लाइन पिटी बिल्कुल लाइन पिट जाती। और ये बूट्स ऑन ग्राउंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है। तो सब उनको यही एडवाइस कर रहे हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करने, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनको खत्म करना इतना आसान काम नहीं है, ये एयर पावर और इवन विद बूट्स ऑन ग्राउंड, ये जो एयर पावर के साथ स्ट्राइक्स हो रही हैं, हुथीज के बाद मोबाइल यूनिट्स हैं, हथियार हैं, अर्बन फाइटर्स हैं, गुरिल्ला फाइटर्स बन जाते हैं वो। अब जब आप गुरिल्ला फाइटर्स को अर्बन एरियाज के अंदर बम्बार्डमेंट करते हैं तो सिविलियन कैजुअलिटीज बहुत होती हैं। जैसे सिविलियन कैजुअलिटीज होती हैं वो ऑपोजिशन को ज्वाइन कर लेते हैं। अभी इस बम्बार्डमेंट की वजह से बहुत से लोग जो हैं वो रेजिस्टेंस फोर्सेस की तरफ चले गए। दैट शोज कि ये शिया सुन्नी नहीं है, ये भी यमन के अंदर भी दिस इज सीन एज एक्सटर्नल इंटरवेंशन, ये दिस इज नॉट बीइंग सीन एज शिया सुन्नी। मगर दिलचस्प बात, तो पहली बात तो ये कि ये बूट्स ऑन ग्राउंड कामयाब नहीं होंगे। आप ये कह सकते हैं कि ये सब कुछ किया जा रहा है इसलिए ताकि वहां ग्राउंड प्रिपेयर की जाए फॉर नेगोशिएशंस। जैसे पहले नेगोशिएशंस हुई थी 2012 में, जिसकी वजह से साले की छुट्टी हुई थी और हादी आया था।
और उसके बाद फिर एक नेशनल डायलॉग हुआ था। अब फिर यही शायद कोशिश हो इसके बाद कि अमेरिका की मदद से या किसी और मुल्क की मदद से वहां फिर से एक राउंड टेबल हो, सॉफन अप करके पोजीशंस, और फिर बैठ के बातचीत हो कि ये कैसे आगे बढ़ा। एरियल स्ट्राइक्स एंड बूट्स ऑन ग्राउंड वो सस्टेन नहीं करेगा, और उनकी सप्लाई लाइंस अश्योर्ड है। तीसरी चीज ये है कि बड़े लोग, सिविलियन लोग मारे गए, और जैसे मैंने अभी कहा, और बहुत से लोग हूथीज को ज्वाइन कर रहे हैं इस फोर्स को। इसके अंदर सिर्फ हूथीज नहीं है, इसके अंदर वो भी ट्राइब्स हैं जो कि हूथी ट्राइब नहीं है, और वो लोग हैं जो साले के साथ थे, हु आर नॉट नेसेसरीली ऑल शियास। तो दिलचस्प बात यह है कि ये एक वाइड रेंजिंग ऑपोजिशन फोर्स बन गई, रिप्रेशन के खिलाफ और फॉरेन इंटरवेंशन के खिलाफ। अब बन जाएगी फॉरेन इंटरवेंशन के खिलाफ। तो अर्ज ये आपका दूसरा सवाल कि अगर ये कामयाब हो भी जाते हैं किसी हद तक कि हूथीज की छुट्टी करा देते हैं, जो शिया फोर्सेज है उनकी छुट्टी करा देते हैं, फिर मत भूलिएगा कि 70% यमन जो है वो सुन्नी है। इस वक्त शिया की हूथी फोर्सेज के अलावा जो ऑपोजिशन में फोर्सेज हैं वो कौन सी हैं? अलकायदा और आईएस। तो फिर क्या आप अलकायदा और आईएस के हवाले कर देंगे इनको, यमन को? तो फिर तो आपको वही प्रॉब्लम हो जाएगा जो आपको इराक में आप फेस कर रहे हैं, और जो आपको डर लग रहा है कि आप ये सीरिया में भी हो जाएगा। तो इसलिए ये हो नहीं सकता कि ये हूथीज की फारग करके डेसिमेट कर दें, और ये एक दफा फिर एक इस किस्म की आईएस फोर्सेस, और जिसके खिलाफ सऊदी अरेबिया भी अब है, और अलकायदा फोर्सेस जिसके खिलाफ सऊदी अरेबिया भी है। तो मैं ये समझता हूँ ये एक सारा कुछ किया जा रहा है इन ऑर्डर टू फोर्स द हूथीज टू कम टू द नेगोशिएटिंग टेबल अगेन। को एक वहाँ एक मैकेनिज्म बनाया जाए जिसकी वजह से पावर ट्रांसफर हो, और फिर एक नेशनल डायलॉग हो जिसके अंदर वो जो पुराने इश्यूज हैं, कितनी रीजन्स होंगे, कितनी ऑटोनॉमी होगी, किस किस्म की न्यूट्रल लिबरल सेकुलर गवर्नमेंट होगी या नहीं होगी, नॉन रिलीजियस गवर्नमेंट होगी या नहीं होगी, वो चीज़ बनाई जाए। उसके अंदर वेस्टर्न पावर्स जरूर रोल अदा करेंगे, बिकॉज अब वो जाहिर है कि वो सऊदीज के साथ तो बैठ के ये नहीं कर सकते। तो उसके अंदर हो सकता है लोकल फोर्सेस एंड वेस्टर्न फोर्सेस एंड यूएन फोर्सेस, इनके जरिए फिर कोई ना कोई आगे जाके कोई सोल्यूशन निकले। अच्छा, बिल्कुल आखिर में वक्त है। पाकिस्तान की पोजीशन, हमारी ऑफिशियल पोजीशन पाकिस्तान गवर्नमेंट की है कि सऊदी अरेबिया की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उनकी जो रियासती खुद मुख्तारी है उनकी, उसका बड़ा एहतराम है, और अगर उस पर कोई हमला हुआ तो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ है। इस कोलेशन की हिमायत का अब तक सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से इमदाद मांगी है, उन्होंने ट्रूप्स भी मांगे, उन्होंने इजिप्ट से भी ट्रूप्स मांगे, उन्होंने, क्योंकि यही दो मुल्क हैं जो ट्रूप्स दे सकते हैं, बाकी तो कोई ट्रूप्स दे ही नहीं सकता। हम क्यों नहीं दे रहे? जो इजिप्ट नहीं दे रहा, हम भी नहीं दे रहे। को हम नहीं चाहते हमारे ट्रूप्स कॉन्फ्लिक्ट के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए, हमारे लिए भी वही प्रॉब्लम बन जाएगा, कैसे निकलेंगे वहां से। ठीक है, तो ये कोई नहीं चाहेगा, पहली बात। और हमने सऊदीज इस बात को एहसास है, मगर सऊदीज ये कहते हैं, आपको याद नहीं है, आपको याद होना चाहिए कि एक जमाने में 40,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स थे सऊदी अरेबिया में, एक पूरी ब्रिगेड, आर्मर्ड ब्रिगेड थी ज़िया-उल हक के ज़माने में, और 1980s में, 80s में पूरा 10 साल रहे वो वहाँ। तो वहाँ भी उसी वक्त भी यही प्रॉब्लम्स चल रहे थे, बॉर्डर के इश्यूज एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ईरान के, स्पेशली ईरान। तो इसलिए ये आफ्टर द इरानियन रेवोल्यूशन उन्होंने मंगवा ले थे, ज़िया साहब ने ये दे दिए थे टू प्रोटेक्ट द साउदीज। ईरान की रेवोल्यूशन का स्पिल ओवर इफेक्ट्स है, तो हमने एक दफ़ा सर्विस तो दी है, मगर वो इनसाइड सऊदी अरेबिया थी, और उस वक्त ज़िया-उल हक का ज़माना था, ये मेस बनी हुई ऐसा नहीं था। मेरा ख्याल है बड़ी क्लियर बात है, पाकिस्तान ने कभी भी ट्रूप्स नहीं कमिट करेगा। अलबत्ता ट्रूप्स पाकिस्तान ने कमिट कर भी दिए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अभी लंदन पोस्ट में खबर शाया हुई है कि पाकिस्तान की एक कंटिजेंट सऊदी अरेबिया के साथ नॉर्दर्न साउथ वेस्टर्न या साउथ ईस्टर्न सऊदी अरेबिया के अंदर जहां पहाड़ी इलाका है, जिसकी जो जैसे यमन के अंदर है बॉर्डर एरियाज में, वहां मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं, सऊदीज एंड पाकिस्तानीज। तो इस किस्म की इमदाद, मिलिट्री एक्सरसाइजेज कि अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ स्पिल ओवर हो जाए फ्रॉम यमन इनटू सऊदी अरेबिया, तो सऊदी ट्रूप्स उसको कैसे हैंडल करेंगे? ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी, लॉजिस्टिकल सपोर्ट जरूर मिल जाएगी, वेपन्स मिल सकते हैं, मगर पाकिस्तान ट्रूप्स फॉर फाइटिंग पर्पसेस पाकिस्तान ट्रूप्स नहीं कमिट करेगा। मैं ये कह रहा हूं कि प्रॉब्लम कब आएगा, अगर ये सीरियसली स्पिल ओवर हो जाता है इनटू सऊदी अरेबिया, फिर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आएगा और इजिप्ट के ऊपर प्रेशर आएगा कि अब सेव करें, अब हमें सेव करें। मगर मैं समझता हूं उस वक्त फिर वो प्रेशर शायद वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर भी आएगा, यूएन के ऊपर भी आएगा कि हमें एक कोलिशन दी जाए टू डिफेंड सऊदी अरेबिया एंड ऑयल सप्लाईज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर पाकिस्तान का मौकफ क्या होना चाहिए? अब कितने मिनट रह गए? 2-3 मिनट। पाकिस्तान का मौकफ ये है कि वी स्टैंड बाय, वी विल नॉट अलाउ सऊदी अरेबिया कि इसको कोई नुकसान पहुंचे। अलबत्ता ये शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, पाकिस्तान कोई रोल अदा नहीं कर सकता इन मीडिएशन। उसकी वजह यह है कि ईरान पाकिस्तान का रोल मानता नहीं है,
ठीक है। और ईरान समझता है पाकिस्तान इज अ ट्रोजन हॉर्स फॉर सऊदी अरेबिया और अमेरिका। तो ये वेस्टर्न पावर्स, अमेरिका एंड द वेस्टर्न पावर्स एंड द मिडिल ईस्टर्न पावर्स, ये खुद ही मिलकर ही इसकी सोल्यूशन निकालेंगे। पाकिस्तान एक मॉरल सपोर्ट दे सकता है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी नहीं है इतनी वसी कि वो किसी को इन्फ्लुएंस कर ले। मैं ये आपसे कहूं कि पाकिस्तान को बड़ा केयरफुल रहना चाहिए। किसी किस्म की सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर किसी किस्म की कमिटमेंट नहीं इनको करनी चाहिए। सऊदी अरेबिया को कोई खतरा नहीं है, उनका प्रॉब्लम ईरान है। ईरान के साथ जैसी न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन होती है तो ईरान का मौकफ बदल जाएगा और ये जो मिडिल ईस्टर्न प्रॉब्लम्स है ये भी तब्दील हो जाएंगे। अमेरिका हैज स्टिल गॉट टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। प्रॉब्लम वहां ये है कि अमेरिका बहुत घबराया हुआ है, उसे समझ नहीं आ रही मिडिल ईस्ट में क्या किया जाए। ओके, अच्छा, अब ये एक एंड में ये सवाल है पाकिस्तान के हवाले से। अब पाकिस्तान की जो यहाँ पर अपोजिशन में पार्टीज हैं वो भी ये सवाल करती हैं, बेशक जितना मर्जी मज़ाक़ खेज सवाल हो या रिडिकुलस हो, ये कहती है कि $1.5 बिलियन आपने पिछले अरसे में लिया था दोस्ती की शेप में, कि खसूसी ताल्लुकात की वजह से, क्या पे बैक का टाइम आएगा? पे बैक तो टाइम हमेशा होता है यार। जब आप अमेरिका से पैसे लेते थे तो अमेरिका की जंगें भी लड़ते थे, तो यहाँ पर क्या होगा? अमेरिका के अलायंसेस भी ज्वाइन करते थे। जब आपने फ्री फंड में पैसे सऊदी अरेबिया से लेने हैं तो क्विड प्रो को तो कुछ देना ही पड़ेगा। आपने हमेशा बात की है कि यू विल डिफेंड सऊदी अरेबिया। सवाल यह है हाउ विल यू डिफेंड सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया को आप मैन पावर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, वेपन्स दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, और जिस दिन आपने और ट्रूप्स भी दे सकते हैं टू गार्ड इंग्लैंड बॉर्डर्स, मगर यू कैन नॉट गिव ट्रूप्स टू फाइट एक्सटर्नल फोर्सेस इन सऊदी अरेबिया। ओके, वक्त खत्म हो गया। हमने कोशिश की कि जो यमन की इस वक्त सूरत हाल है, सऊदी अरेबिया लेड कोalition की बॉम्बिंग के बाद इस वक्त जो वहां पर हो रहा है, पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस दें, बैकग्राउंड भी बताएं कि यमन क्यों इनस्टेबल रहा है, वहां पर प्रॉब्लम क्या रही है। आज के प्रोग्राम का फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।